अब हम थर्ड लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ये कौन करता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन? सम बैक्टीरिया है लोअर ऑर्गेनिज्म में नॉट लाइक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। यानी जो जमीन के नीचे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन हैज टू स्टेप्स, तो इसके दो स्टेप्स है, एक है ग्लाइकोलाइसिस, एक है फर्मेंटेशन। दोनों भी हमने पढ़ लिए अभी। अब फर्मेंटेशन से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है? विनेगर बनता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बना के देते हैं। प्रोसेस ऑफ विनेगर भी हमको देखना है, वो देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इन द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, रिलीजिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस में अगर एरोबिक था तो क्या होता था? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता था, और अनएरोबिक है तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, क्या प्रोड्यूस होता है? पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है, इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक अल्कोहल। अब ऑर्गेनिक यानी क्या? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना, उसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें भी डाउट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जिसमें कार्बन है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन है उसको ऑर्गेनिक नहीं कहते। जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, दोनों चीजों का कंपलसरी रहना है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं। अब एक फॉर्मूला दिया गया है अल्कोहल का, अल्कोहल यानी इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। प्रोसेस इन विच क्या बनता है? फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज एडेड बाय सम एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रोसेस को करते हैं। इफ देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन सराउंडिंग, some higher plants, animals and aerobic microorganism also perform anaerobic respiration। अब प्लांट की सीड्स वगैरह है, आपने सीड डाली, छोटा सा प्लांट ग्रोथ हुआ और बहुत जोर से पानी आया और पानी पूरा जमीन में फैल गया, सब जगह पानी पानी, तो ये छोटे नन्हे मुन्ने प्लांट क्या करते हैं? अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आगे इन देयर इज अ deficiency of oxygen level in the surrounding, some higher plants, animals, anaerobic microorganisms also perform anaerobic respiration। तो इसमें एग्जांपल बताया गया soil is submerged under water during germination। germination यानी क्या? the growing of plant into seed into plant is called germination। ये सीड से आपने प्लांट को उगाया, सीड से प्लांट का उगना, उसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। सीड परफॉर्म क्या करेंगी? अब जमीन के ऊपर मतलब सॉइल के ऊपर आपने सीड को डाला और प्लांट ग्रोथ हो रहा है, छोटा प्लांट आ गया और वहां पे क्या हो गया? पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये छोटी मोटी सीड्स जो है ये क्या करती है? अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। सिमिलरली ह्यूमन मसल सेल व्हाइल परफॉर्म द एक्सरसाइज मे आल्सो स्विच टू अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ह्यूमन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो भी क्या करते हैं? अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स भी जब एनिमल्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो वर्क करेंगे नहीं, हवा घूमेंगे करेंगे, तो वो भी क्या है? एक टाइम आता है थक के बैठ जाते हैं, उस टाइम पे वो भी क्या करते हैं? उनके मसल क्या करते हैं? अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दिस मेक्स द पर्सन फील टायर्ड ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट से हमको एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी जो ज्यादा का कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें स्टोर होता है? लिवर में। और जो ग्लाइकोजन यानी जो बाकी का जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें होता है? मसल में। तो जो मसल में होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। अब आपके मन में और एक डाउट आ रहा होगा, अभी कार्बोहाइड्रेट लिवर में स्टोर होता है तो रहता क्या है? तो लीवर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता नहीं तो वो बन जाता है पूरा प्रोटीन, और लीवर के पास में होता है गाल ब्लैडर। इस कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को फिल्टर करने का काम किसका है? बाइल डक्ट का है। बाइल डक्ट यानी बाइल जूस प्रोड्यूस होता है गाल ब्लैडर के थ्रू, और ये क्या होता है? इसमें फिल्टर होता है और यहां से क्या बनता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसको यूरिक एसिड भी कहते हैं। आगे आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया गया। अब अमीनो एसिड देखो, हमारे स्किन के अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? मेलानिन। अब ये मेलानिन यानी स्किन का टिश्यू भी है, प्रोटीन भी। केराटिन, हमारे जो बाल जो है इनमें जो प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? केराटिन। बोन में जो प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिन। सेल्स में वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे सेल में क्या है? वेरियस एंजाइम्स है। पैनक्रियास के पास में क्या है? इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में वेरियस हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में 7 हार्मोन्स है। मसल्स के पास में कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन है, मायोसिन है।
और फ्लेक्सिबल प्रोटीन है। ब्लड के पास में कौन सा प्रोटीन है? हेमोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अगला, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन आर कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट क्लास प्रोटीन। each grain of protein provides 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो हर ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन का कितना एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी देता है। यानी जितना कार्बोहाइड्रेट का देता था उतना ही प्रोटीन का देता है। आपको ध्यान रखना है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन दोनों का सेम कितनी एनर्जी देगा आपको? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। If proteins intake is more than required, it does not result into storage of amino acid in the body। अब आपने क्या किया? ज्यादा खाना खाया तो प्रोटीन ज्यादा स्टोर होता है बॉडी में, ये कब काम में आता है? अब आपने क्या किया? सुबह में खाना खाया लेकिन दोपहर में आपको टाइम नहीं मिला तो आपने खाना लेट खाया, तो ये प्रोटीन आपके बॉडी में काम में आता है। Instead there are broken down forming ammonia which is eliminated from the body। अब आपने दोपहर में खाना खा लिया, शाम में भी खाना खाया, तो ये प्रोटीन जो ज्यादा का जो प्रोटीन होता है बॉडी में काम नहीं आता है, तो वो क्या बन जाता है? यूरिक एसिड बनता है, अमोनिया बन जाता है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाता है और सुबह के टाइम पे रिमूव फ्रॉम द बॉडी। समटाइम्स एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजिनेसिस। तो प्रोटीन का कन्वर्जन होना उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। Plants by themselves can produce necessary amino acid from the minerals and they are also different protein। तो प्लांट खुद से क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। क्योंकि प्लांट्स क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। The most abundant protein found in nature an enzyme ribosco which is found in plant chloroplast। तो ribosco ये एंजाइम है और ये किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। आगे लिपिड्स। लिपिड्स यानी क्या? फैट्स। तो एक चीज के दो नाम होते हैं, वैसे लिपिड्स का दूसरा नाम क्या है? फैट्स। फैट्स का दूसरा नाम क्या है? लिपिड्स। लिपिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ, लिपिड्स किससे बनते हैं? लिपिड्स का कन्वर्जन होता है क्या होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ किसमें होता है? ग्लिसरॉल के अंदर में। व्हिच ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन देम। अब आपके मन में और क्वेश्चन आ रहा होगा, अब लिपिड्स का ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल में तो हमको चक्कर क्यों नहीं आती? अब अल्कोहल का सेवन करने से तो हमको चक्कर आनी चाहिए, लेकिन ये अल्कोहल यानी जो अल्कोहल चक्कर आने वाला है वो अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल कौन सा है? ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल। और इससे क्या बन जाता है? बाद में थोड़ी देर के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये अल्कोहल हमारे बॉडी में कुछ स्टोर होता नहीं। Which have specific bond between them। When lipids are digested, they are converted into fatty acid and alcohol absorbed by fatty acid are transported to all cells through blood। और फैटी एसिड किसमें ट्रांसफर होता है? ब्लड में। ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है और फैटी एसिड किसका कारण बनता है? मोटापे का। फैटी एसिड प्रोड्यूस डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट सेल। फैटी एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है डिफरेंट सेल। हमारे बॉडी में कितने टाइप के सेल है? सिर्फ ओनली 2 टाइप। एक होते हैं सोमैटिक सेल, एक होती है जर्म सेल। उसके बाद में एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या बनती है? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से बनती है। प्रोड्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये आता है किसके अंदर में? ये हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरॉन ये सब काम में आते हैं किसके? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये काम में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और टेस्टोस्टेरॉन ये होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। एल्डोस्टेरॉन ये भी होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एक्सेट्रा आर हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम फैटी एसिड। उसके बाद में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी स्टोर्स एक्सेसिव लिपिड्स। एडिपोज टिश्यू एक्सेसिव लिपिड्स को स्टोर करता है और इससे क्या है? एडिपोज यानी क्या? मोटापा। जो हमारे बॉडी में जो फैट वगैरह जो दिखता है आपको वो क्या है? एडिपोज टिश्यू है। ईच ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड्स, 1 ग्राम लिपिड आपको कितनी एनर्जी देता है? यानी फैट्स कितनी एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितनी एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरी। यानी प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट का सेम है लेकिन फैट का अलग है, ये एनर्जी ज्यादा देता है। उसके बाद में आगे विटामिन्स। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो विटामिन्स हमारे बॉडी के फंक्शन के काम में आते हैं। अब विटामिन्स कौन थे? ए, बी, सी, डी और के। ये 5 टाइप के क्या है? विटामिन्स होते हैं। जिसके अंदर में अब विटामिन बी के 7 टाइप है। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B10 है, B12 है। ऐसे इसके पूरे कितने हैं? 7 टाइप। इसमें आपको देखना है B2। B2 क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। और B5 को क्या कहते हैं? निकोटिनाइड।
अब इसका मैं आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। राइबोफ्लेविन यानी जो FADH2 है तो उसमें कौन सा विटामिन है B2, और जो NADH2 उसमें कौन सा विटामिन है B5 आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ FADH2 एंड NADH2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, आप पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, खाना आप थोड़ी देर के बाद में लेट वगैरह खाएंगे तो चलेगा, लेकिन पानी के बिना हम लोग एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 66 to 70% वाटर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 67 to 70% क्या भरा हुआ है पूरा वाटर। 70% वाटर इज प्रेजेंट बाय वेट इन एवरी सेल, 70% क्या भरा हुआ है वाटर, और इसमें प्रोसेस क्या होती है सेल में ऑस्मोसिस, यानी तीन चीजें होती है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, इस पे मैंने क्लास 8 के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आगे सेल डिवीजन एंड एसेंशियल राइट प्रोसेस। तो सेल डिवीजन होता है बॉडी के अंदर, बॉडी में टू टाइप के सेल है, एक होता है सोमेटिक सेल, एक होता है जर्म सेल। सोमेटिक सेल के डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस, और जो जर्म सेल है उसके डिवीजन को कहते हैं मेयोसिस। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखो इंट्रोडक्शन। आफ्टर इंजरी सेल्स एंड टिश्यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द रेगुलर फंक्शन इमीडिएटली। जब हमारा बॉडी में कोई हमको लग गया कुछ, मतलब खरोच वगैरह की मार वगैरह लग गया, तो हमारे बॉडी में क्या होता है सेल डिवीजन होता है। तो ये सेल डिवीजन से क्या बनता है, उसमें बीच में लेयर बनती है और क्या फॉर्म होता है टिश्यू फॉर्म होता है। तो हमारी स्किन का कोई भाग कट गया करा या हमको चोट वगैरह लग गई तो चीज फील हो जाती है, किसकी वजह से माइटोसिस की वजह से, इसको कहते हैं क्या सेल डिवीजन। आगे एज द वाउंड हील्स देयर इज अ स्कैब डेवलप, the cells surrounding the wound start dividing rapidly and cell lost in injury are stored back. In this way new cell are formed by cell division and heal wound। यानी wound यानी क्या, आपको कोई चीज लग गई करी तो जगह न्यू सेल का वहां पे क्या बनता है सेल डिवीजन होता है और जगह फील हो जाती है। Recent discoveries have proved that plant also have sensation, this tissue that are lost is resorted by cell division। प्लांट्स में भी आपने प्लांट को कोई बार काटा किया तो उसमें क्या होता है सेल डिवीजन होता है, और वो भाग क्या होता है वापस में उसमें ग्रोथ होती है उसमें। उसके बाद ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है देखिए। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडी। अब बॉडी में जितने सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी क्या बनेगी ग्रोथ बनेगी। द सेल डिवाइड रेगुलरली एंड ऐड न्यू सेल व्हिच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। और बॉडी की ग्रोथ में भी क्या आता है सेल डिवीजन। जैसे कि अब छोटा बच्चा होता है उसमें सेल्स कम है, धीरे धीरे वो जो है चलेगा, एक्सरसाइज करेगा, जैसे जैसा बड़ा होगा, जैसे जैसा वर्क करेगा, काम करेगा, वैसे वैसे उसकी बॉडी में उतना ज्यादा सेल डिवीजन होता रहेगा, उसकी क्या बनेगी ग्रोथ बनेगी। द सेल डिवीजन इज thus necessary for the growth of body and also for regeneration and repair of tissue। यानी ये सेल डिवीजन से क्या आता है बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने का काम आता है। उसके बाद में अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन से सेल काम में आते हैं, जर्म सेल काम में आते हैं। Due to reproduction, the new individual is formed from the existing one। Reproduction can दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, एक है asexual, एक है sexual। asexual रिप्रोडक्शन यानी जिसमें only single the reproduction is only single parent involved is called asexual reproduction। जिसमें सिंगल पेरेंट उसको क्या कहते हैं asexual। उसके टाइप है हाइड्रा में होता है, उसके बाद में बडिंग होती है, उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ये भी मैंने क्लास 8 के सीबीएसई के सिलेबस में पढ़ाए हुए, इसके वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके बाद में सेक्सुअल में two parents involved, the two parents involved in the reproduction is called sexual reproduction। Because in sexual reproduction gametes are formed by reduction division called meiosis। इसमें क्या होता है गैमेट फॉर्म यानी मेल गैमेट क्या है स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या है ओवम। दोनों फ्यूज होकर क्या बनते हैं, दोनों फ्यूज से होकर बनता है जाइगोट, और जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। ये भी हम थर्ड चैप्टर में अच्छा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद में ड्यू टू क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम जीन डीएनए न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज बिकम सिमिलर टू एक्जिस्टिंग वन। यानी जैसे हमारे पेरेंट्स थे वैसे ही हम एकदम ऐसा उनके जैसे ही दिखते नहीं, लेकिन हमारे में बहुत सारी सिमिलरिटीज है उनमें और हमारे में। तो क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, ये मैंने अच्छा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। सेल डिवीजन इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एक्जिस्टिंग वंस। तो नया ऑर्गेनिज्म किससे फॉर्म होता है, जो पुराना पेरेंट है उससे क्या होता है नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है फॉर्म होता है। इसको क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती ही नहीं।
जैसे कि अमीबा की ग्रोथ, आपको अमीबा कोई बहुत बड़ा दिखने वाला नहीं, उसकी ग्रोथ जितनी है उतनी दिखेगा, ऐसा बोलेंगे कि इनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती असेक्सुअल की, और मल्टी मतलब जो यूनिसेलुलर उनकी ग्रोथ ज्यादा होती नहीं है और मल्टी सेलुलर की ग्रोथ फास्ट होती है। उसके बाद में इंज्योर्ड इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड, एंड जो भाग हमको इंज्योर हो गया, बीमार वगैरह लग गया तो क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप ऑफ सेल डिवीजन। दो टाइप के सेल डिवीजन है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। हमारे बॉडी में टू टाइप के सेल्स है, एक है सोमैटिक सेल, एक है जर्म सेल। अब सोमैटिक सेल के जो डिवीजन है उसको कहते हैं माइटोसिस, और जो जर्म सेल का डिवीजन है उसको कहते हैं मियोसिस। अब माइटोसिस के अंदर में देयर आर टू स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, दो स्टेजेस है, एक है करियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस का दूसरा नाम है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का दूसरा नाम है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब करियोकाइनेसिस में 4 स्टेज होती है, पहली होती है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और चौथी है टीलोफेज। आपको ध्यान रखना है पीएमएटी, पीमैट, इतना ध्यान रखना आपको याद रहेगा। अब ये आपके सामने आ गया सेल का स्ट्रक्चर, इसको और थोड़ा जूम करता हूं। देखिए सेल की जैसे स्टार्टिंग होती है इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन के अंदर में सेंट्रियोल हमारे काम में आएगा सेल डिवीजन के अंदर में। और ये न्यूक्लियस की जो ऊपर की जो परत है, जो भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या है, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या है, डीकंडेंस फॉर्म में। जैसे कि मेरे पास में रील थी, मैंने रील में से पूरा धागा निकाल दिया, यानी वो बिखर गया, वो क्या हो गया, डीकंडेंस। अब आपके सामने मैं क्रोमोसोम, डीएनए और जीन वापस मिलाता हूं। जब मेरे पास में एक धागा है, उसको मैंने लपेटा तो क्या बन जाएगा, एक वूल बन जाएगा, रील बन जाएगा। तो ये बना हुआ रील हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। उसके बाद में क्रोमोसोम यानी किससे बनता है, डीएनए के धागों से। अब मैंने दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे छोटे छोटे धागे लिए और आपस में कंडेंस किए उसको और एक बड़ा धागा बना दिया। तो बड़ा धागा क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। आगे देखो, अब न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में का जो भाग जो आपको राउंड दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये इसको कहते हैं इंटरफेस। अब प्रोफेज के पहले आता है तो इसका नाम रखा गया अर्ली प्रोफेज। इसके दो नाम है, एक है अर्ली प्रोफेज और एक है इंटरफेज। इसमें पूरा जो है डीएनए क्या है, डीकंडेंस फॉर्म में। आप जाएंगे प्रोफेज पे, पहली स्टेज पे, इसको कहते हैं प्रोफेज। अब इस प्रोफेज के अंदर में क्या होता है, जितना भी डीकंडेंस क्रोमोसोम था पूरा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिसअपियर हो गया और सेंट्रियोल ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और स्पिंडल फाइबर ग्रो हो गया। इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। अब सबसे मेन कंफ्यूजन इसमें यह आता है कि आपको समझ में तो आ जाता है, लेकिन कौन से स्टेज में क्या करना है। तो आपको इसके लिए एक चार्ट बना लेना चाहिए। इंटरफेस में लिखना चाहिए डीएनए क्या, क्रोमोसोम क्या है, डीकंडेंस है। प्रोफेज में डीएनए क्या हो गया, कंडेंस हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। बस 2 पॉइंट आपको याद रखने, तो आप टेप को नहीं भूलिए। ये लेबलिंग मैंने आपको अभी बता दी थी। उसके बाद में आगे है मेटाफेज। मेटाफेज को देखेंगे जूम डायग्राम में। अब मेटाफेज के अंदर में क्या होगा, अब क्रोमोसोम में क्या होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। एक होता है पी आर्म, दूसरा होता है क्यू आर्म, यानी 2 आर्म है। और इसका बीच में का जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम के बीच में का जो राउंड आपको जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके अंदर में 2 स्पिंडल फाइबर गोज टू अपोजिट डायरेक्शन। दोनों इसमें जो सेंट्रियोल थे वो कहा गए अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ आया एक यहाँ आया। और स्पिंडल फाइबर इस तरीके से क्या बनी, इसकी ग्रोथ बनी। और यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनती है। ये इमेजिनरी प्लेन के ऊपर में क्या आ गए, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर आ गया। 2 बात आपको ध्यान में रखनी है मेटाफेज में। सेंट्रियोल टेक आवर पोजीशन, सेंट्रियोल ने अपनी पोजीशन ले ली इन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद में स्पिंडल फाइबर अपीयर इन द सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर क्या हो गया, अपीयर हो गया। और इन इमेजिनरी प्लेन ऑल सेंट्रोमियर आर अरेंज। जितने भी सेंट्रोमियर थे पूरे इमेजिनरी प्लेन पे क्या हो गए, अरेंज हो गए। अगला है मेटाफेज के बाद में आता है एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर में आपको बस इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए ये दोनों डिवाइड हो गए क्या, ये भाग ऊपर चला गया, ये भाग नीचे चला गया, यानी दोनों क्या हो गए, आपस से डिवाइड हो गए। यानी क्रोमोसोम की पेयर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यानी ये पेयर हाफ है, ये पेयर हाफ है, यानी ये पेयर 1 है, ये पेयर 1 है। 2 पेयर से क्या बनता है, क्रोमोसोम।
यानी दोनों आपस में क्या होगी, डिवाइड होगी। जिसके अंदर में क्या होता है, डिवाइडिंग ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स, यानी क्रोमोसोम की जो पेयर्स है वो क्या होगी, डिवाइड होगी, सेपरेट हो गया। अब सेपरेटिंग ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स, पी आर्म एंड क्यू आर्म, पी आर्म अलग चला गया, क्यू आर्म अलग आ गया। उसके बाद में अगली स्टेज के अंदर में हम देखते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज में ये क्या कर लेता है, अपनी डुप्लीकेट रेप्लिका बनाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के पास में वन पेयर ऊपर गई, वन पेयर नीचे गई, यहाँ पे डुप्लीकेट पेयर बनती है, तो वन और वन कितना हो जाता है, टू। यहाँ पे वन और वन कितना हो जाता है, टू। तो हर चीज इसमें टीलोफेज में डबल हो जाती है। जैसे कि इसमें न्यूक्लियस भी दो आ जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर आने लग जाता है, और हर चीज दूर दूर मतलब डबल बन जाती है, और सेंट्रियोल डिसअपियर होने लगता है। ये हो गई 4 स्टेजेस। उसके बाद में आगे कैरियोकाइनेसिस का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन पूरा सेम है, मैंने आपको बाय प्रैक्टिकल जो बताया ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में आगे जाएंगे। अब अगला टॉपिक है अपना साइटोकाइनेसिस। अभी साइटोकाइनेसिस में इसके अंदर में क्या बन गए, साइटोप्लाज्म जो था ये बड़ा बन गया, यानी कुछ इस टाइप का बना। इसका क्या होता है, डिवीजन होता है। इन एनिमल सेल नोच डेवलप इन द मिडल ऑफ द सेल। तो एनिमल सेल में क्या बनती है, नोच। नोच यानी जो भाग आपको जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, नोच। दिस notch goes on depending down. Later, cytoplasm divide into two. In plant cell, plate formation take place and then cytokinesis develop. तो एनिमल सेल में क्या बनती है, नोच, और प्लांट सेल आपको पता है बॉक्स की जैसा, ऐसा डब्बे की जैसा होता है कुछ, तो उसके बाजू में क्या बनती है, प्लेट बनती है, उसको कहते हैं सेल प्लेट। और इसका क्या हुआ, डिवीजन। अभी जो है दोनों का क्या हो जाएगा, डिवीजन, यानी एक सेल से कितने सेल बने, दो, उसको क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, और इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसेंशियल फॉर ग्रोथ के काम में आता है, नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन, कहीं डैमेज वगैरह हुआ तो काम में आता है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के काम में आता है। उसके बाद में अगली प्रोसेस है मियोसिस। दोनों में डिफरेंस कुछ है नहीं उतना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ मियोसिस, 2 स्टेज है, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। अब मियोसिस फॉर्म 1 डिप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल, यानी इसके अंदर में क्या बनेगा, सबसे पहले 2 सेल, और 2 सेल क्या बन जाएंगे, बाद में डिवाइड हो जाएंगे इसमें 4 सेल के अंदर। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑकर, यानी इसके अंदर में क्या बनता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम आपस में आके क्या बनाएंगे, एक दूसरे के पास में पहले आएंगे और क्या बनाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दिस इज रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। द फोर डॉटर सेल फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो आखिर में कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, आर जेनेटिकली रिकम्बाइंड and not exactly alike, also not exactly similar to their parent cell। यानी parent cell से सिमिलर नहीं है, थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन पूरा सिमिलर नहीं है। स्पोर्स एंड गैमेट्स आर फॉर्म बाय, स्पोर और गैमेट दोनों किससे बनते हैं, मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं। मियोसिस हेल्प टू रिस्टोर मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस क्या करती है, रिस्टोर करने का काम है क्रोमोसोम के नंबर। ये भी आपने क्लास 9 के अंदर में पढ़ा हुआ है, क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, इस सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर में। ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है क्लास 9 में। अब आपकी देखना है तो ये मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं क्लास 9 के चैप्टर की। उसके बाद में मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर एंड हेंस देयर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी दोनों क्रोमोसोम है और आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। द होमोलॉगस क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड फॉर्म दिस 2 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। और यहां क्या बनते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। प्रोफेज 1 आता है इसमें। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज लेंथी फेज व्हिच इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेज। और प्रोफेज में 5 फेज है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायगैस। ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में ऐसा लिख सकते हैं आप, लेजी, पैडी, डायगैस। इतना आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको लेजी, पैडी और डाइकी, इतना ध्यान में आप रखेंगे तो आपको ध्यान में रखेगा। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइगैस, ये 5 स्टेजेस है प्रोफेज 1। दूसरे में ये स्टेजेस नहीं, सिर्फ ओनली प्रोफेज में। अब देखेंगे सबसे पहले 5 स्टेजेस। इस डायग्राम में थोड़ा जूम करता हूं तो ये 1 2 3। तो देखिए ये 1 के अंदर में, प्रोफेज के अंदर में क्या है, ये लिप्टोटीन है। लिप्टोटीन के अंदर में ये क्रोमोसोम क्या थे, डिकंडेंस थे, फैले हुए थे, तो ये क्या बन गए, कंडेंस होने लग गए, जिसके अंदर में जाइगोटीन के अंदर में।
और ये कंडेंस होते होते दोनों की कॉपी यानी पूरे फुल तरीके से कंडेंस हो गए स्टेज थर्ड के अंदर। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, तीसरा बनता था पैकिटीन। ये पैकिटीन में पूरी तरीके से ये क्या हो गए, कंडेंस होने लग गए। उसके बाद में फोर्थ के अंदर में आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में इसके अंदर में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं दोनों को, यानी एक मेल स्पर्म और ओवम दोनों की क्या होती है, इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होती है, जिसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और उसके बाद में आगे नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है, अपीयर होता है और स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज का पहला फेज, ये यहाँ पे एंड होता है। आगे उसके बाद में मेटाफेज वन। मेटाफेज वन के अंदर में इस डायग्राम में थोड़ा जूम करता हूं। मेटाफेज वन में मेटाफेज वन के अंदर में ये क्रोमोसोम जो है अपने से क्या होते हैं, अपनी कॉपी को सेपरेट करते हैं, यानी 2 पेयर्स वाला क्रोमोसोम है तो वो 1 पेयर ऊपर जाएगी, 1 पेयर नीचे की तरफ में जाएगी। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद में अगला है एनाफेज। एनाफेज के अंदर में ये स्टार्टिंग हो जाती है, यानी पी आर्म क्यू आर्म की क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है। पी आर्म ऊपर चला जाता है, क्यू आर्म नीचे की तरफ आ जाता है। उसके बाद में आगे है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर में दोनों के अंदर में क्या बन गया, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। 2 हैप्लॉइड सेल यानी इसके पास भी क्या बने, क्रोमोसोम, इसके पास भी क्या बने, क्रोमोसोम। तो इसमें 2 सेल बने। तो आपने क्रॉसिंग में पढ़ा हुआ है, 2 यानी 2 गैमेट बनते हैं, उसमें क्या होता है, एक XX होता है और एक क्या होता है, XY। एक है XX और एक है XY। और इसके बाद में और इनका डिवीजन होता है, उसको क्या कहते हैं, 4 डिप्लॉइड सेल, यानी 2 हैप्लॉइड है और 4 क्या होते हैं, डिप्लॉइड। उसके बाद में मियोसिस 2 के अंदर हम क्या कहते हैं, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस 2 माइटोटिक डिवीजन की जैसे जो माइटोसिस है उसी को क्या कहते हैं, माइटोटिक भी कहते हैं। The 2 haploid cells that are produced in meiosis now undergo further division 4। यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 diploid cells क्या बनते हैं, 2 haploid cells क्या बनते हैं, 4 haploid cell बनते हैं। The diploid cell को लिखा जाता है 2n से और haploid cell को लिखा जाता है n से। All the normal body cells are always 2n while only gametes formed by reduction division are n। In 2n condition, each type chromosome is in pair, while n condition there are single chromosome of each type। तो 2n में क्या है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम किसमें होते हैं, पेयर में, और n में क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। अब इसको मैं डायग्राम थोड़ा जूम करता हूं प्रोफेज को। तो ये है प्रोफेज 2। ये प्रोफेज 2 के अंदर में क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर में क्या था, क्रोमोसोम इसमें क्या हो गए, कंडेंस हो गए। उसके बाद में अगली स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर में स्पिंडल फाइबर ग्रोथ हो गए। सेंट्रियोल ने क्या ले ली, अपनी पोजीशन ले ली और क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर इमेजिनरी प्लेन के ऊपर में अरेंज हो गए। उसके बाद में आगे एनाफेज। एनाफेज के अंदर में पी आर्म ऊपर गया, क्यू आर्म नीचे गया, दोनों का सेपरेशन हुआ। और टीलोफेज में कितने बने, 4 हैप्लॉइड सेल बने, यानी यहाँ 2 बने थे और यहाँ कितने बने, 4। और एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पहले से प्रोफेज 2 से देखेंगे और एक बार रिवाइज करवा देंगे। तो यहाँ पे प्रोफेज 2 के अंदर कितने सेल है आपके पास में, 2 हैप्लॉइड सेल। अब 2 हैप्लॉइड सेल है प्रोफेज 1 में। ये 2 हैप्लॉइड सेल में सेम प्रोसेस होता है, जैसा प्रोसेस इसमें हुआ वैसे प्रोसेस इसमें होता है, जैसा इसमें हुआ वैसा ही इसमें होता है। और ये 2 से कितने बनते हैं, 4 बन जाते हैं। उसके बाद में आगे नेक्स्ट देखेंगे माइटोसिस मियोसिस, दोनों में डिफरेंस देख लो। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइटोसिस मियोसिस। ऑकर्स इन माइटोसिस किसमें होता है, सोमेटिक सेल में, और सोमेटिक सेल को क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। ऑकर मियोसिस होता है जर्म सेल में। माइटोसिस होता है टेक प्लेस इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में होता है, कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और मियोसिस टेक प्लेस इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में होता है, क्या, मियोसिस 1 मियोसिस 2। आगे कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस इन 4 स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेज में होता है बाय साइटोकाइनेसिस। कौन से हैं वो 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और होमोलॉगस क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 हैप्लॉइड सेल। तो 2 हैप्लॉइड सेल से क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। उसके बाद में आगे नेक्स्ट देखेंगे हम क्रोमोसोम को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा इसको जूम करता हूं वापस में एक बार। देखिए इसको कहते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है, आर्म है, तो ये इसको बोलते हैं पी आर्म। इसको उसके बाद में जो नीचे का जो इसका जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, क्यू आर्म। ये जो बीच में का जो भाग है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और ये जो आपको जो दिख रहा है जिससे ये क्रोमोसोम बना है
तो ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर क्या है, डीएनए का धागा, और इसे क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट, क्रोमोसोम आर सीन ओनली एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप। क्रोमोसोम कैसे शेप के होते हैं, रॉड शेप में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर उसको क्या करता है, अरेंज करता है एक जगह पे रहने में मदद करता है। द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम सीम्स टू बी अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। तो आर्म्स कहां पे लगी हुई थी, सेंट्रोमियर से अटैच होती है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद में आगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यानी वी शेप क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर एंड इक्वल क्रोमेटिक आर्म्स। अब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है। उसके बाद में और आगे नेक्स्ट आता है, ये सब अपनी क्लास 9 में पढ़े हुए। ये आपको अगर देखना है, ये आपकी सिलेबस में नहीं, ये आप मेरे क्लास 9 की जो मैंने बनाई हुई वीडियो से उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा आज का लेक्चर का एंड होता है। अब आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और इसमें आपके जो भी डाउट्स थे वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भेजने, और मैं उस पर और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।